राजधानी दिल्ली में फतेह हासिल करने के बाद बीजेपी का अगला टारगेट बिहार और बंगाल है। आरएसएस और बीजेपी की नजर दिल्ली के बाद बंगाल और बिहार पर ही है और जिस तरह से आप और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए सिरदर्द बने हुए थे, उसी तरह ममता बनर्जी और टीएमसी भी एक चुनौती बनी हुई है, संभवतः केजरीवाल से भी बड़ी। तो उधर दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो, इसकी भी चाह पार्टी को बहुत ज्यादा है। शायद इसीलिए दोनों राज्यों पर संघ परिवार और भाजपा अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही है। ममता और नीतीश जैसे नेता आज की राजनीति में कम हैं और अगर भाजपाई जमात बिहार की जगह बंगाल की चुनाव की चर्चा शुरू करने लगा तो उसकी वजह उसकी अपनी ताकत से ज्यादा नीतीश कुमार का साथ ही है। वैसे बीजेपी के अंदर एक समूह नीतीश को निपटाने की रणनीति करने वाला है, क्योंकि उनके रहते भाजपा के लिए बिहार में जीत हासिल करना मुश्किल होगा। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, भाजपा का परचम जहां जहां लहराया, आरएसएस का उसमें अच्छा खासा योगदान रहा। शायद यही वजह है कि बीजेपी और आरएसएस ने अब बिहार की तरफ मुंह घुमा लिया है। दोनों ने अपने प्रयासों को दिशा देने के लिए मिशन त्रिशूल नाम की रणनीति अपना ली है। इस रणनीति में जो टारगेट सेट किया गया है उसमें असंतुष्ट मतदाताओं की पहचान करना, प्रभावशाली मुद्दों का मूल्यांकन करना और उन विषयों पर विश्लेषण करना है जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा सके। आरएसएस को अपनी स्थानीय शाखाओं का विस्तार करने और समुदाय के साथ जुड़ने का काम सौंपा गया है। उनका लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना, राय एकत्र करना और संबंध बनाना है। इस जमीनी स्तर के दृष्टिकोण का उद्देश्य जनता की भावनाओं और चिंताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। स्वयंसेवकों से जल्दी ही ये कार्य पूरा करने और आरएसएस की प्रांतीय बैठक में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। बिहार चुनाव की तैयारी में आरएसएस एक गोपनीय सर्वेक्षण कर रहा है। हमेशा बीजेपी और आरएसएस का साथ हमेशा से एक साथ रहा है। आरएसएस चुनावी पिच तैयार करती है और भाजपा छक्के लगाकर अपना झंडा गाड़ती है। आरएसएस हिंदुओं को एक करती है और भाजपा इसके जरिए वोट को। शायद यही वजह है कि बीते दिन प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। राष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी कालखंड में कुछ महीने पहले मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है। देश और दुनिया में 12 करोड़ से ज्यादा मराठी भाषी लोग हैं। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, इसका करोड़ों मराठी भाषियों को दशकों से इंतजार था। ये काम पूरा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इसे अपने जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूं। सर्वेक्षण का उद्देश्य ये पता करना है कि कौन से नेता जनता के असंतोष का सामना कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दबाव वाले मुद्दों की पहचान करना है और ये निर्धारित करना है कि कौन से विषय भाजपा के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस सर्वेक्षण के नतीजों से आरएसएस की चुनावी रणनीति पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है। संगठन ने बिहार में और शाखाएं खोलकर अपनी उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। वर्तमान में उत्तर और दक्षिण में
लगभग 1000 शाखाएं हैं, जिनका मुख्यालय क्रमशः मुजफ्फरपुर और पटना में है। इस विस्तार का उद्देश्य चुनावी वर्ष के दौरान क्षेत्र में आरएसएस के नेटवर्क को मजबूत करना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने प्रत्येक बूथ पर त्रिदेवों को शामिल करते हुए एक रणनीति लागू की थी। प्रत्येक त्रिदेव में एक पुरुष, एक महिला और एक युवा शामिल है, जो स्थानीय लोगों से मिलकर उनके मुद्दों को समझते हैं। प्रत्येक त्रिदेव के तहत कम से कम 10 व्यक्तियों ने मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बनाया, जो चुनाव के दौरान फायदेमंद साबित हुआ। अनुमान है कि बिहार में भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। इन प्रयासों का मुख्य लक्ष्य बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सफलता सुनिश्चित करना है। पिछड़ी रणनीति का लाभ उठाकर और उन्हें स्थानीय संदर्भों के अनुसार ढालकर आरएसएस एक प्रभावी अभियान बनाने की उम्मीद करता है, जो पूरे राज्य में मतदाताओं के साथ प्रतिनिधित्व हो। उधर दूसरी तरफ पिछड़ों, दलितों और शोषितों के नेता कर्पूरी ठाकुर का नाम तारणहार बनता दिख रहा है। अब जहां कहीं भी और जिस कार्यक्रम में भाजपा नेता जाते हैं, उनके भाषणों में कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व और कृतित्व आने लगा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर पिछड़ों, दलितों और शोषितों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर चुनावी जंग को अपने पक्ष में करने को एक हद तक कामयाब भी हुई। और अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव की बाजी के बीच दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो चले हैं। पहला विकास और दूसरे कर्पूरी ठाकुर, यानी एक तरह से बीजेपी अपने केटी यानी कर्पूरी ठाकुर के प्लान को एक्टिव कर चुकी है। उधर अगर बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी भी भाजपा और आरएसएस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। शायद यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख वहां का एजेंडा सेट करने के लिए हफ्ते 10 दिन रुक कर आ रहे हैं और इसके साथ हिंदुओं को एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं। तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है। वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं जिस एक सत्य का आविष्कार है वो सत्य एक ही है। दरअसल बंगाल में ममता का राज साल 2011 से चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने जितनी तैयारी से 2021 और 2016 का चुनाव लड़ा, उससे बंगाल जीतने की उसकी गहरी इच्छा का पता चलता है। पर अब ये हो रहा है कि तृणमूल के वोट कम हो या न हो, भाजपा का वोट प्रतिशत और जीत कम होती जा रही है। ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ और विधानसभा चुनाव में भी। इसलिए भाजपा भी अब हिसाब लगा रही है कि किस हिसाब से उसे बंगाल पर काम करना है और कैसे अपने आखिरी मजबूत विपक्षी गढ़ को फतेह करना है। लेकिन उससे पहले ममता की ये घोषणा आ चुकी है कि अगला चुनाव तृणमूल पार्टी अकेले लड़ेगी और कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। उल्टे उन्होंने दिल्ली में आप की पराजय के लिए कांग्रेस के सिर भी गठबंधन नहीं करके भाजपा को मदद करने का तोहमत भर दिया है। इंडिया गठबंधन को बनाने और उसकी परवाह न करने में ममता अगुवा है। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन बनाने से दूर रहे, लेकिन लाभ घाटे के आधार पर उनका उपयोग करते और दूरी बनाते रहे।
ममता ने अगर कांग्रेस से गठबंधन को लेकर इतना साफ बयान दे दिया है तो वाम दलों से गठजोड़ का सवाल नहीं उठता। और अगर कांग्रेस और वाम दल साथ आकर ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में पैदा एंटी इनकम्बेंसी का लाभ लेकर अपना प्रदर्शन जरा भी सुधार लें तो टीएमसी की जीत मुश्किल हो जाएगी। आखिर दिल्ली में कांग्रेस के मतों में 2% का इजाफा हुआ और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ न लड़ना ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जीत का कारण बना। बीजेपी इस संभावना से खुश होगी, पर तय मानिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी की बंगाल विजय की रणनीति में अकेले यही दांव नहीं होगा। और ये भी तय मानिए कि अगर एक बार बंगाली मुसलमानों को पटाने तो दोबारा मटुआ समुदाय को ज्यादा जोर शोर से अपनाने और घुसपैठी बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता दिलाने का कानून लाने जैसे कदमों की असफलता के बाद बीजेपी के तरकश के तीर समाप्त हो गए होंगे। पिछले दिनों एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले पर उसने पश्चिम बंगाल के साथ देशव्यापी स्तर पर जिस तरह ममता सरकार की घेराबंदी की थी, उसमें यह लगने लगा था कि अगर राज्य सरकार बर्खास्त हो भी जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। खैर, इस प्रकरण में राज्य सरकार बच निकली और हत्यारे के साथ ममता या तृष्णमूल का कोई व्यस्त स्वार्थ नहीं हुआ। उल्टे ममता बनर्जी भी इस कांड में दोषियों को सजा दिलाने में तत्पर रहीं और एक सीमा के बाद हड़ताली डॉक्टरों का विरोध राजनीतिक होने लगा। ममता की लड़ने भिड़ने की ताकत भी कम नहीं रही, पर उनकी ईमानदारी और सादगी ऐसे गुण हैं जिस पर बंगाल ही नहीं देश का काफी बड़ा वर्ग फिदा है। जो धमक अभी सुनाई दे रही है उससे साफ लगता है कि बंगाल का घमासान दिलचस्प होगा। जाहिर तौर पर इस पर उससे पहले हुए बिहार चुनाव का प्रभाव भी रहेगा और तब तक और घटनाक्रम भी अपना स्वतंत्र रुख भी रखेंगे। लेकिन बीजेपी किस तरह से तैयारी करती है इसको नहीं भूलना चाहिए। बंगाल में हिंदू लगभग 33% के आसपास हैं, जिनको एकजुट करने के लिए आरएसएस लगी हुई है। उधर बंगाल में नामशूद्रों का मसला ज्यादा लाभ नहीं पहुंच सका। इसकी एक वजह तो उनका भारत और बंगाल में कम होना है। फिर सामने ममता बनर्जी थी, जिन्होंने भारत का रुख भांपते ही अपनी सरकार और पार्टी में मटुआ लोगों की कदर बढ़ा दी। फिर बंगाल की मुसलमान आबादी का ऊंचा अनुपात भी भाजपा, ओवैसी या फुरफुरा साहेब के कुछ धर्मगुरुओं के सहारे पार करने लायक नहीं रहा। बंगाल का पढ़ा लिखा समाज भाजपाई राजनीतिक हथकंडों से खुश नहीं रहता और बंगाल में जातिगत गोलबंदियां बहुत कम है, पर लड़ाई लगभग सीधी होने से भाजपा को आसानी हो गई है। और इसमें अगर दिल्ली की तरह कांग्रेस और वाम दल कुछ ज्यादा वोट पाते हैं तो भाजपा की राह आसान हो सकती है। मतलब भाजपा और आरएसएस मिलकर बिहार और बंगाल पर भी भगवा रंग का झंडा लहराने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इनके लिए कितना आसान होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।